हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके गुरुकुल भाई एसके में। आज की इस वीडियो में हम 27 जून 2026 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एसएससी तथा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से हम एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ेंगे। इसमें प्रत्येक प्रश्न की एक संक्षिप्त और सटीक व्याख्या की गई है। महत्वपूर्ण कीवर्ड की आसान भाषा में समझ विकसित की गई है। चर्चा में क्यों सम्मिलित किया गया है, इस पर भी चर्चा की गई है। परीक्षा उपयोगी तथ्य जो प्रीलिम्स या मेंस दोनों में सहायक होंगे। यदि आप रोजाना ऐसे ही सत्यापित उच्च स्तरीय करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे ना छूट जाए। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 27 जून 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे एफएटीएफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में चर्चा में रहे एफएटीएफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाना है। पहला कथन है, इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाना है। द्वितीय कथन है, यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। कथन दूसरा है, यह संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। तो इसमें विकल्प ए है, केवल कथन एक सत्य है। ऑप्शन बी है, केवल कथन दो सत्य है। ऑप्शन सी है, कथन एक व दो दोनों सत्य हैं। और ऑप्शन डी है कि ना तो कथन एक सत्य और ना ही कथन दो। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है केवल एक कथन सत्य है। क्या? केवल एक कथन सत्य है। तो एफएटीएफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? कथन एक, इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाना है। अच्छा, एफएटीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? एफएटीएफ का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, एफएटीएफ का फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। एफएटीएफ एक अंतर सरकारी निकाय है जो मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकवाद के वित्त पोषण के विरुद्ध वैश्विक मानक तय करता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है। यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है। एफएटीएफ का फुल फॉर्म क्या है? एफएटीएफ का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अच्छा, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। कब हुई थी? 1989 में। G7 देशों ने की थी। किसने की थी? G7 देशों ने। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि G7 ग्रुप में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। एफएटीएफ क्या है? यह एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, एएमएल एवं काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म CFT के वैश्विक मानक निर्धारित करता है। ठीक है, चर्चा में क्यों है यह विषय? चर्चा में इसलिए है कि भारत पहली बार एफएटीएफ के उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। मतलब भारत जो है एफएटीएफ का वाइस प्रेसिडेंट बना है अभी। तो एफएटीएफ की स्थापना कब हुई? 1989 में, 1989 में। मुख्यालय कहाँ पे है इसका? पेरिस, फ्रांस में है। इसका प्रमुख दस्तावेज क्या है? उस दस्तावेज का नाम है 40 रिकमेंडेशंस। क्या है? 40 रिकमेंडेशंस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना। ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुरूप कृषि को अनुकूल बनाना। ऑप्शन सी, केवल जैविक खेती को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी, केवल सिंचाई परियोजनाएं विकसित करना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्या है इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुरूप कृषि को अनुकूल बनाना। तो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर क्या है? जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुरूप कृषि को अनुकूल बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इसका उद्देश्य ऐसी कृषि प्रणाली विकसित करना है जो जलवायु परिवर्तन के बावजूद उत्पादन बनाए रख सके। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? एक ऐसी कृषि प्रणाली विकसित करना जो जलवायु परिवर्तन के बावजूद उत्पादन बनाए रख सके।
क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर क्या होता है? क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर क्या होता है? यह एक ऐसी कृषि पद्धति है जो सूखा, बाढ़, तापमान वृद्धि एवं अनियमित वर्षा जैसे परिस्थितियों में भी टिकाऊ उत्पादन सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। क्या है ये क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर? क्या है? यह एक ऐसी कृषि पद्धति है जो सूखा, बाढ़, तापमान वृद्धि एवं अनियमित वर्षा जैसी परिस्थितियों में भी टिकाऊ उत्पादन सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। अच्छा, ये भी चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि मानसून की अनिश्चितता के बीच जलवायु अनुकूल कृषि पर जोर दिया गया है। मानसून की अनिश्चितता के बीच क्या किया गया है? जलवायु अनुकूल कृषि पर जोर दिया गया है। यह क्या है? ये जो है क्लाइमेट एडाप्टेशन का प्रमुख भाग है और मिलेट्स और दालें अपेक्षाकृत कम जल मांग वाली फसलें हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जीआई टैग का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीआई टैग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए पेटेंट प्रदान करना, ऑप्शन बी किसी उत्पाद की भौगोलिक पहचान की रक्षा करना, ऑप्शन सी निर्यात शुल्क तय करना और ऑप्शन डी कृषि ऋण उपलब्ध कराना। तो जीआई टैग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी, किसी उत्पाद की भौगोलिक पहचान की रक्षा करना। तो जीआई टैग का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी उत्पाद की भौगोलिक पहचान की रक्षा करना। जीआई टैग उन उत्पादों को दिया जाता है जिनकी गुणवत्ता या प्रतिष्ठा किसी भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी होती है। जीआई टैग उन उत्पादों को दिया जाता है जिनकी गुणवत्ता या प्रतिष्ठा किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी होती है। अच्छा, जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। क्या होता है जीआई का फुल फॉर्म? जीआई का फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई एक बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर है जो किसी उत्पाद की भौगोलिक पहचान एवं विशिष्ट गुणवत्ता को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। जीआई क्या है? एक बौद्धिक संपदा अधिकार है जो किसी उत्पाद की भौगोलिक पहचान एवं विशिष्ट गुणवत्ता को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। अच्छा, अभी ये विषय चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल को बढ़ावा देने के लिए पाइनएप्पल फेस्टिवल आयोजित किया गया। क्या किया गया है? त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल को बढ़ावा देने के लिए पाइनएप्पल फेस्टिवल आयोजित किया गया है। ठीक है, जीआई ऑफ गुड एक्ट कब आया था? जीआई ऑफ गुड एक्ट आया था 1999 में, 1999 में। अच्छा, जीआई रजिस्ट्री कहाँ पे होती है? जीआई रजिस्ट्री होती है चेन्नई में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मनी लॉन्ड्रिंग से तात्पर्य है क्या? मनी लॉन्ड्रिंग से तात्पर्य है ऑप्शन ए अवैध धन को वैध स्वरूप देना, ऑप्शन बी विदेशी मुद्रा का विनिमय और ऑप्शन सी बैंकिंग सुधार, ऑप्शन डी डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग से क्या तात्पर्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्या है इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अवैध धन को वैध स्वरूप देना। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें अपराध से अर्जित धन के वास्तविक स्रोत को छिपाकर उसे वैध आय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें अपराध से अर्जित धन के वास्तविक स्रोत को छिपाकर उसे वैध आय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अवैध धन को विभिन्न वित्तीय लेन देन के माध्यम से वैध दिखाया जाता है। क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग? जिसमें ब्लैक मनी को विभिन्न वित्तीय लेन देन के माध्यम से व्हाइट मनी दिखाया जाता है। ठीक है, चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि एफएटीएफ से जुड़े घटनाक्रम के कारण यह विषय चर्चा में रहा। ठीक है, एफएटीएफ का फुल फॉर्म ऊपर बताया था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से जुड़े घटनाक्रम के कारण यह विषय चर्चा में रहा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अच्छा, पहले इससे संबंधित एक कानून देख लेते हैं। एफएटीएफ से रिलेटेड एक कानून है पीएमएलए, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित एक कानून है पीएमएलए जो कि 2002 में दिया गया। पीएमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए 2002। ठीक है, और इसकी जो प्रवर्तन एजेंसी जो इसकी निगरानी करती है वो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है
त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल के संबंध में सही कथन चुनिए। त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल के संबंध में सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए है यह अपनी मिठास एवं गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका उत्पादन केवल केरल में होता है। ऑप्शन सी इसे जीआई टैग प्राप्त नहीं है। ऑप्शन डी यह केवल भारत में ही बेचा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्या है इसका सही उत्तर? ऑप्शन ए, त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल अपनी मिठास और गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल अपनी उच्च गुणवत्ता, कम रेशेदार गूदे एवं मिठास के लिए प्रसिद्ध है। यह त्रिपुरा की प्रसिद्ध बागवानी फसल है जिसे मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन एवं निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। अच्छा, यह विषय भी चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि नई दिल्ली में त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल 2026 आयोजित किया गया है। नई दिल्ली में क्या हुआ है? त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल 2026 आयोजित किया गया है। इसके परीक्षा उपयोगी तथ्य देख लेते हैं। त्रिपुरा भारत के प्रमुख अनानास उत्पादक राज्यों में शामिल है। और दूसरा पॉइंट है कृषि उत्पादों की ब्रांडिंग एवं निर्यात बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ब्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। ब्रिक्स क्या है? उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। और कथन 2 है इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक एवं विकासात्मक सहयोग को बढ़ावा देना है। कथन 2 है इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक एवं विकासात्मक सहयोग को बढ़ावा देना है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है केवल कथन 1 सत्य है। ऑप्शन बी है केवल कथन 2 सत्य है। ऑप्शन सी है कि कथन 1 व 2 दोनों सत्य हैं। और ऑप्शन डी है कि ना तो कथन 1 सत्य है और ना ही कथन 2। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है उत्तर सी, अर्थात दोनों कथन ब्रिक्स के संबंध में सही है। मतलब ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक एवं विकासात्मक सहयोग को बढ़ावा देना है, ये भी सही है। ठीक है, ब्रिक्स क्या है? उभरती अर्थव्यवस्थाओं का मंच है जो आर्थिक, वित्तीय एवं बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देता है। अच्छा, ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स का गठन जो हुआ था वो मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के समूह के रूप में हुआ था। बाद में इसमें नए सदस्य भी शामिल किए गए। इसका उद्देश्य ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मजबूत करना है। अच्छा, ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? तो अभी प्रेजेंट टाइम में ब्रिक्स में 11 मेंबर हैं, जिसमें कौन कौन से देश हैं? ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, इथोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई। ठीक है, चर्चा में क्यों है ये? चर्चा में इसलिए है ये टॉपिक कि भारत में ब्रिक्स की अध्यक्षता के अंतर्गत विभिन्न मंत्री स्तरीय बैठकों का आयोजन जारी है। ठीक है, इसका जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था ब्रिक्स का, ये कब हुआ था? 2009 में हुआ था। और जो न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी है, इसकी स्थापना ब्रिक्स द्वारा की गई। कब की गई? 2014 में। कब की गई? 2014 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है संघाई। कहाँ पे है मुख्यालय इसका? संघाई में है। संघाई कहाँ पे? चाइना में। ठीक है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसकी स्थापना ब्रिक्स ने की, कब की? 2014 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? संघाई में है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है पीएमएलए 2002 का मुख्य उद्देश्य क्या है? पीएमएलए 2002 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पीएमएलए का फुल फॉर्म क्या बताया था हमने? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कृषि सुधार, ऑप्शन बी धन शोधन या मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाना, ऑप्शन सी डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और ऑप्शन डी विदेशी निवेश बढ़ाना। तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। तो पीएमएलए 2002 का मुख्य उद्देश्य क्या है? धन शोधन मतलब मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाना। ठीक है, पीएमएलए का उद्देश्य
अवैध धन को वैध बनाने की प्रक्रिया पर रोक लगाना तथा अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करना है। ठीक है, पीएमएलए का फुल फॉर्म बताया था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में भारत का प्रमुख कानून है जिसके तहत धन शोधन से जुड़े मामलों की जांच की जाती है। ठीक है, चर्चा में क्यों है यह विषय? चर्चा में इसलिए है कि एफएटीएफ में भारत की बढ़ती भूमिका के कारण पीएलए में भी चर्चा में रहा। ठीक है, पीएमएलए इसके जो है लागू कब हुआ? ये पीएमएलए एक्ट 2002 ये 1 जुलाई 2005 को लागू हुआ और इसकी जो प्रवर्तन एजेंसी उसका नाम क्या है? ईडी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अल नीनो का भारतीय मानसून पर सामान्य प्रभाव क्या माना जाता है? अल नीनो का भारतीय मानसून पर सामान्य प्रभाव क्या माना जाता है? ऑप्शन ए सामान्य से अधिक वर्षा, ऑप्शन बी सामान्य से कम वर्षा की संभावना, ऑप्शन सी कोई प्रभाव नहीं, ऑप्शन डी केवल हिमालय में वर्षा। तो अल नीनो का भारतीय मानसून पर सामान्य प्रभाव क्या माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्या है इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी, मतलब सामान्य से कम वर्षा की संभावना होती है जो कि कृषि के लिए घातक है। ठीक है, कृषि के लिए योग्य कंडीशन नहीं है। ठीक है, अल नीनो क्या होता है? अल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर का सतही जल जो होता है वो गर्म हो जाता है जिससे भारतीय मानसून कमजोर पड़ सकता है। ठीक है, अल नीनो क्या है? यह है ईएनएसओ की गर्म अवस्था है। ईएनएसओ का फुल फॉर्म क्या है? अल नीनो साउदर्न ऑस्किलेशन। ठीक है, जिसका प्रभाव विश्व के मौसम एवं वर्षा पैटर्न पर पड़ता है। ठीक है, चर्चा में क्यों है यह विषय? चर्चा में इसलिए है कि मानसून के विश्लेषण में ईएनएसओ की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। ठीक है, इसकी जो अल नीनो की विपरीत अवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं? ला नीना बोलते हैं। ठीक है, कृषि एवं जल संसाधनों पर प्रभाव डाल सकती है, मतलब ला नीना और अल नीनो दोनों इफेक्ट करते हैं भारतीय जलवायु को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीआई टैग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीआई टैग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक बौद्धिक संपदा अधिकार है। जीआई टैग क्या है? यह एक बौद्धिक संपदा अधिकार है। और कथन 2 है, इसका पंजीकरण भारत में चेन्नई स्थित जीआई रजिस्ट्री द्वारा किया जाता है। क्या है? जीआई टैग के संबंध में कथन दूसरा है, इसका पंजीकरण भारत में चेन्नई स्थित जीआई रजिस्ट्री द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है केवल कथन 1 सत्य है, ऑप्शन बी है केवल कथन 2 सत्य है, ऑप्शन सी है कथन 1 व 2 दोनों सत्य हैं, ऑप्शन डी है कि ना तो कथन 1 सत्य है और ना ही कथन 2। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अर्थात कथन 1 व 2 दोनों सही है। तो जीआई टैग के संबंध में क्या है कि जीआई टैग एक बौद्धिक संपदा अधिकार है, बिल्कुल सही है। और जीआई टैग इसका पंजीकरण जो होता है वो भारत में चेन्नई स्थित जीआई रजिस्ट्री द्वारा किया जाता है, यह भी कथन सत्य है। ठीक है, अच्छा जीआई टैग होता क्या है? जीआई टैग किसी विशेष क्षेत्र से जुड़े उत्पादों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, अब जो ऊपर एक ये लिखा था कि बौद्धिक संपदा अधिकार, तो इसको आईपीआर का मतलब क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आईपीआर एक ऐसी कानूनी व्यवस्था है जो नवाचार, रचनात्मक कार्य एवं विशिष्ट उत्पादों को संरक्षण प्रदान करती है। यह चर्चा में क्यों है? जीआई उत्पादों की ब्रांडिंग एवं निर्यात को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। ठीक है, इसलिए चर्चा में है। इसके परीक्षा उपयोगी तथ्य जान लेते हैं। जीआई संरक्षण जो होता है तो वो जीआई संरक्षण 10 वर्ष के लिए, कितना? जीआई संरक्षण जो होता है वो 10 वर्ष के लिए होता है, नवीकरणीय के लिए। ठीक है, कानून क्या है? इसको जीआई ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के उससे किया जाता है रजिस्टर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मिलेट्स श्री अन्न के संबंध में सही कथन चुनिए। मिलेट्स के संबंध में सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए है इन्हें अधिक जल की आवश्यकता होती है, ऑप्शन बी है ये जलवायु अनुकूल एवं पोषक अनाज हैं, ऑप्शन सी है इनकी खेती केवल सिंचित क्षेत्रों में होती है, और ऑप्शन डी है इनमें पोषक तत्व कम होते हैं। तो मिलेट्स के संबंध में सही कथन कौन सा है? इसमें मात्र ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी सत्य है और बाकी सब असत्य हैं।
तो ऑप्शन बी सत्य है कि मतलब मिलेट्स क्या होते हैं, ये जलवायु अनुकूल एवं पोषक अनाज है। बाकी तीनों कथन क्या हैं, गलत हैं। क्या है, तीनों कथन गलत हैं। ठीक है। मिलेट्स क्या होता है, मिलेट्स कम पानी में उगने वाले पौष्टिक एवं जलवायु अनुकूल अनाज हैं। मिलेट्स मोटे अनाज हैं जो कम पानी, कम उर्वरक और कठिन जलवायु परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार देते हैं। चर्चा में क्यों है यह विषय, अनियमित मानसून की स्थिति में मिलेट्स जैसी फसलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इसमें परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या है, प्रमुख मिलेट्स कौन कौन से होते हैं, बाजरा, ज्वार और रागी। क्या क्या होते हैं, बाजरा, ज्वार, रागी। पोषण, सुरक्षा और जलवायु अनुकूल कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एएमएल का मुख्य उद्देश्य क्या है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एएमएल का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है विदेशी निवेश बढ़ाना, ऑप्शन बी अवैध धन को वित्तीय प्रणाली में प्रवेश करने से रोकना, ऑप्शन सी बैंक ऋण बढ़ाना, ऑप्शन डी कर की दरें कम करना। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन बी। क्या है, ऑप्शन बी अवैध धन को वित्तीय प्रणाली में प्रवेश करने से रोकना। ठीक है। एएमएल ऐसे नियमों एवं प्रक्रियाओं का समूह है जिनका उद्देश्य अपराध से अर्जित धन को वैध वित्तीय प्रणाली में प्रवेश करने से रोकना है। ठीक है। कीवर्ड क्या है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, एएमएल क्या है। तो एएमएल उन कानूनों एवं उपायों का समूह है जो धन शोधन या मनी लॉन्ड्रिंग की पहचान, रोकथाम और जांच के लिए बनाए जाते हैं। चर्चा में क्यों है यह विषय, चर्चा में इसलिए है कि भारत के एफएटीएफ उपाध्यक्ष चुने जाने के बाद एएमएल ढांचा चर्चा में रहा। ठीक है। परीक्षा उपयोगी तथ्य, एफएटीएफ एएमएल के वैश्विक मानक निर्धारित करता है। क्या करता है, एफएटीएफ जो है वो एएमएल के वैश्विक मानक निर्धारित करता है। भारत में पीएमएलए 2002 प्रमुख कानून है इसके अंतर्गत। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खरीफ फसलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खरीफ फसलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इनकी बुआई दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ होती है। कथन पहला है, इनकी बुआई दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ होती है। और कथन दो है, धान, मक्का एवं सोयाबीन प्रमुख खरीफ फसलें हैं। धान, मक्का एवं सोयाबीन प्रमुख खरीफ फसलें हैं। तो ऑप्शन ए है केवल कथन एक सत्य है, ऑप्शन बी है केवल कथन दो सत्य है, ऑप्शन सी है कथन एक व दो दोनों सत्य है, और ऑप्शन डी है कि ना तो कथन एक सत्य है और ना ही कथन दो। तो इसका सही उत्तर है कि सी, दोनों कथन सत्य है। क्या है, दोनों कथन सत्य हैं। खरीफ फसल की जो बुआई होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ होती है, तो कथन एक सही है। और धान, मक्का, सोयाबीन प्रमुख खरीफ फसलें हैं, ये भी एकदम सही है। ठीक है। खरीफ फसलें मानसून आधारित होती हैं तथा सामान्यतः जून जुलाई में बोई जाती हैं। ठीक है। खरीफ फसलें वे फसलें जो मानसून के आगमन पर बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। चर्चा में क्यों है यह विषय, मानसून की प्रगति के साथ खरीफ बुआई की स्थिति पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। ठीक है। इसकी जो प्रमुख फसलें होती हैं खरीफ फसलें वो कौन कौन सी होती हैं, धान, मक्का, बाजरा, सोयाबीन। अधिकांश खरीफ फसलें वर्षा पर निर्भर होती हैं। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के संबंध में सही कथन चुनिए। एनडीबी के संबंध में सही कथन चुनिए। तो ऑप्शन ए है, इसकी स्थापना विश्व बैंक ने की। ऑप्शन बी है, यह ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित बहुपक्षीय विकास बैंक है। ऑप्शन सी है, इसका मुख्यालय लंदन में है। ऑप्शन डी है, इसका उद्देश्य केवल कृषि ऋण देना है। ठीक है। तो एनडीबी के संबंध में सही कथन कौन सा है, इसमें मात्र ऑप्शन बी सही है। कौन सा, ऑप्शन बी। यह ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित बहुपक्षीय विकास बैंक है। एनडीबी की स्थापना ब्रिक्स देशों ने विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए की थी। अच्छा, अभी ऊपर बताया था इसका मुख्यालय कहाँ पे है, संघाई में है, चाइना में। ठीक है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया एनडीबी का फुल फॉर्म। यह ब्रिक्स देशों का बहुपक्षीय विकास बैंक है जो आधारभूत संरचना एवं सतत विकास परियोजनाओं को
वित्त उपलब्ध कराता है। चर्चा में क्यों है? भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान एनडीबी की भूमिका पर भी चर्चा हुई है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 2014 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? शंघाई, चीन में है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रे लिस्ट किस संस्था से संबंधित है? ग्रे लिस्ट किस संस्था से संबंधित है? ऑप्शन ए आईएमएफ, ऑप्शन बी एफएटीएफ, ऑप्शन सी डब्ल्यूटीओ और ऑप्शन डी यूनेस्को। तो जो ग्रे लिस्ट है वह किससे संबंधित है? ऑप्शन बी से संबंधित है। किससे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, एफएटीएफ से संबंधित है। तो ग्रे लिस्ट किससे संबंधित है? एफएटीएफ से। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में वे देश शामिल किए जाते हैं जिनकी एएमएल या सीएफटी व्यवस्था में रणनीतिक कमियां होती हैं, लेकिन वे सुधार के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। ठीक है, ग्रे लिस्ट क्या है? ग्रे लिस्ट जो है ये एक एफएटीएफ की इनहेंस्ड मॉनिटरिंग लिस्ट है जिसमें शामिल देशों पर विशेष निगरानी रखी जाती है। एफएटीएफ यह अभी चर्चा में क्यों है यह विषय? इसलिए चर्चा में है, एफएटीएफ में भारत की नई भूमिका के कारण ग्रे लिस्ट की अवधारणा भी चर्चा में रही। अच्छा, परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या है? ग्रे लिस्ट जो होता है ना वो ब्लैक लिस्ट नहीं है। ग्रे लिस्ट अलग है, ब्लैक लिस्ट अलग है। ब्लैक लिस्ट मतलब किसी देश को पूर्णतः प्रतिबंधित कर देना। ठीक है, ग्रे लिस्ट में शामिल होने से निवेश और वित्तीय साख प्रभावित हो सकती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ 3 संस्थाएं दी गई हैं और एक तरफ उनके मुख्यालय दिए गए हैं। तो एफएटीएफ का मुख्यालय है पेरिस, आईएमडी का मुख्यालय है नई दिल्ली और एनडीबी का मुख्यालय है शंघाई। तो क्या ये पहला जो है एफएटीएफ का मुख्यालय पेरिस में है? बिल्कुल है। आईएमडी का मुख्यालय कहाँ पे है? कल बताया था, दिल्ली में है, नई दिल्ली में। और एनडीबी का मुख्यालय अभी बताया है कि एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका जो है कहाँ पे है? शंघाई में है। ठीक है, तो मतलब ये तीनों सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। ठीक है, और तीनों के अलावा बाकी जो 3 कथन है वो मतलब तीनों जो विकल्प हैं और वो गलत हो जाएंगे। मतलब ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी भी और ऑप्शन डी भी। मतलब ऑप्शन सी सही है, अर्थात एफएटीएफ का मुख्यालय पेरिस में, आईएमडी का मुख्यालय नई दिल्ली में और एनडीबी का मुख्यालय शंघाई में। ठीक है, तीनों संस्थाओं के मुख्यालय मतलब सही सुमेलित हैं। ठीक है, यूपीएस, अच्छा इसका जो है इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि यूपीएससी या यूपीपीसीएस परीक्षा में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुख्यालय, स्थापना वर्ष और कार्य से जुड़े प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। चर्चा में क्यों है? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय संस्थाएं हाल के वैश्विक घटनाक्रमों के कारण चर्चा में रही हैं। तो इनके तीनों के मुख्यालय तो आपको पता लग गए। अब इन तीनों के जो मुख्यालय आपको जब पता लग गए हैं तो आपके लिए एक होमवर्क है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि इनकी स्थापना वर्ष कौन कौन सी है। मतलब एफएटीएफ किस वर्ष में स्थापित हुआ, आईएमडी की स्थापना किस वर्ष में हुई और एनडीबी की स्थापना किस वर्ष में हुई। ठीक है, तो आज का हमारा यह करंट अफेयर सेशन जो है समाप्त होता है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है और आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और यदि कोई राय आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अगले दिन करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।